24 फरवरी 2022। ये वो तारीख थी जब रशियन ट्रूप्स ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था और अब इस जंग को शुरू हुए 2 साल से अधिक हो चुके हैं। इस बीच यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने यूक्रेन के सपोर्ट में रूस को वॉर से पीछे हटाने के लिए और उसकी इकोनॉमी को ध्वस्त करने के लिए लगभग 16,000 से अधिक सैंक्शंस लगाए, जिसमें रूस के यूरोपियन यूनियन में रखे करीब $21.5 बिलियन के एसेट्स को फ्रीज करने से लेकर इंडिविजुअल, इकोनॉमिक, वीजा और तरह तरह के दूसरे डिप्लोमेटिक सैंक्शंस शामिल हैं। लेकिन इतने सारे सैंक्शंस के बावजूद रूस न सिर्फ आज भी स्ट्रांगली खड़ा है बल्कि लगातार ग्रो भी कर रहा है। हालिया रिलीज्ड आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में रूस की जीडीपी में 3.6% की ग्रोथ देखने को मिली। रूस एक तरफ वॉर लड़ रहा है और दूसरी तरफ उसकी इकोनॉमिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। ये बात अमेजिंग भी है और शॉकिंग भी। पर ये सब करने में रूस सक्सेसफुल कैसे हुआ है, इसी टॉपिक पर हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो हमारी जियोपॉलिटिकल मास्टरी सीरीज की नई कड़ी है, जिसमें हम जियोपॉलिटिकल के पेचीदा मसलों को बेहद ही आसान भाषा में समझाते हैं। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए शॉर्ट में पहले रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुए कॉन्फ्लिक्ट्स का बैकग्राउंड जान लेते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इन दोनों देशों के बीच युद्ध में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रूस पर सैंक्शंस लगा रहा है। तो समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाकर चलते हैं उस समय में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। सोवियत यूनियन टूट चुका था और दशकों तक चली कोल्ड वॉर में अमेरिका की जीत हुई थी। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इसका हिस्सा रहा यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में उभरा। लेकिन सोवियत यूनियन का पार्ट रहने के बावजूद एज एन इंडिपेंडेंट नेशन यूक्रेन के प्रिंसिपल्स यूरोप और अमेरिका से अलाइंड थे। यहाँ यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका भी यूक्रेन को अपने पाले में करने के पक्ष में था, ताकि फ्यूचर में अगर फिर से रशिया अपनी ताकत गेन करे तो यूक्रेन एक बफर स्टेट के रूप में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के काम आए। इसलिए यूक्रेन चाहता था कि उसे एक यूरोपियन कंट्री के रूप में जियोपॉलिटिकल लेवल पर देखा जाए। यही कारण था कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन नेटो को लेकर रशिया के कुछ कंसर्न्स थे। रशिया का मानना यह था कि अगर नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ तो रशियन स्टेट की सिक्योरिटी पर खतरा बढ़ेगा। इसलिए रशिया यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की इच्छा को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। इस बीच यूक्रेन में कुछ हिस्से ऐसे हुआ करते थे जहां रशियन बोलने वालों की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। ये हिस्से थे क्राइमिया और डॉनबास। साल 2014 में रशिया ने यूक्रेन से नाराज़गी के बीच इन एरियाज पर एक अनरेस्ट फैलाने वाला अटैक कर दिया। रशिया द्वारा किए गए इस अटैक का बहुत बड़ा रीज़न क्राइमिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उसके पोर्ट्स का एक्सेस पाना माना जाता है। तब से लेकर 2021 तक रशिया यूक्रेन के बीच चले इस कॉन्फ्लिक्ट में 14,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन यूक्रेन अभी भी नेटो में जुड़ने के फैसले पर अडिग था। इसलिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की ने यूएस के प्रेसिडेंट से ये डिमांड करी कि यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाए। लेकिन रशिया लगातार डायलॉग्स के जरिए यूक्रेन को नेटो में शामिल ना होने का संदेश दे रहा था। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा भी था कि वेस्ट यूक्रेन को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया, जिससे उसकी इकॉनमी पर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। रशियन ओलिगार्क्स के जितने भी डॉलर डोमिनेटेड एसेट्स थे सब फ्रीज हो गए, जिससे रशियन रूबल वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी कमज़ोर हो गया। साथ ही यूएस प्रेसिडेंट ने रशियन इन्वेजन को ख़त्म करने के लिए रूस के ऊपर स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाने का फैसला किया। 2022 में वॉर के खर्चों के कारण और इन सैंक्शंस की वजह से रशियन जीडीपी लगभग 2.1% से अधिक कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। चूंकि यूरोपियन यूनियन के अधिकतर देश नेटो के सिग्नेटरीज हैं, उन्होंने भी इन सैंक्शंस में यूएस से हाथ मिला लिया। ये सैंक्शंस रूस को पूरी वर्ल्ड से आइसोलेट करने के लिए और उसकी कमर तोड़ने के लिए लगाए गए थे। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर यूरोपियन यूनियन और यूएस ने रूस को कमज़ोर करने का प्रयास किया, ताकि इस जंग से उसे पीछे हटाया जा सके। इंडिविजुअल सैंक्शंस की बात करें तो रूस के टॉप स्टेट ऑफिशियल्स के यूरोपियन यूनियन में रखे करीब $21.5 बिलियन के एसेट्स को
फ्रीज कर दिया गया। इसके साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया में रखे हुए लगभग $300 बिलियन के एसेट को यूरोपियन यूनियन और G7 कंट्रीज द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। इकोनॉमिक सैंक्शंस में $48 बिलियन के एक्सपोर्ट्स और $91.2 बिलियन के इंपोर्ट्स पर भी सैंक्शन लगा दिया गया। इन तमाम सैंक्शंस के बाद रूस की टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, ऑयल रिफाइनिंग में लगने वाली स्पेसिफिक मशीनरीज, एनर्जी और लग्जरी गुड्स के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया गया। रूस से क्रूड ऑयल, पेट्रोल, स्टील, गोल्ड, डायमंड, सीफूड, सिगरेट्स जैसी गुड्स को खरीदना बंद कर दिया गया। रूस से रिफाइंड ऑयल और गैसेस की सेल इंपैक्ट हुई, जो रशियन इकोनॉमी का फाउंडेशनल बेसिस है। रशियन मार्केट से लगभग सभी बड़ी एमएनसीज भी छोड़ गई, जिससे वहां के मार्केट में एक बड़ा गैप आ गया। मगर ये सैंक्शंस लगाए क्यों जा रहा था? दोस्तों, इन सैंक्शंस को लगाने के पीछे का मकसद रूस को इकोनॉमिक वॉर में धकेलना था। यानी रूस को इकोनॉमिकली इतना कमजोर करना था ताकि ये रशिया यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को अफोर्ड ही नहीं कर पाए, रूस के अर्निंग सोर्सेज को ब्रेक किया जा सके और इस वॉर की इनडायरेक्ट फंडिंग को रोका जा सके। हालांकि सरप्राइजिंगली हुआ इसका उल्टा। हालिया रिलीज्ड IMF की रिपोर्ट के हिसाब से रूस की GDP 2023 में 3.6% की ग्रोथ हुई, जो बाकी के G7 देशों के मुकाबले सबसे अधिक है। और 2024 की प्रिडिक्शंस ये हैं कि रशियन इकोनॉमी 2.6% के एवरेज से ग्रो करेगी। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि रूस को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज ने जो प्लान किया था वो सभी प्लान्स फेल हो गए हैं और बजाय इकोनॉमिक फेलियर के रूस बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा है। पर अब सवाल ये है कि आखिर रूस ने खुद को बचाया कैसे? जहां अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमिक सैंक्शंस के चलते ईरान या नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की कमर टूट गई, वहीं रूस ने ऐसा क्या किया जो वो इन सैंक्शंस से खुद को बचा पाया है? हाउ रशिया सेव्ड इटसेल्फ। दोस्तों, यहाँ रूस ने सैंक्शंस के असर को निगेट करने के लिए ये 3 महत्वपूर्ण रास्ते अपनाए। पहला, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक मेजर्स। रूस की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने में वहाँ के सेंट्रल बैंक ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। रूस के सेंट्रल बैंक ने एग्रेसिव तरीके से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने की वजह से वहाँ की पॉपुलेशन लोन लेने से बचने लगी, जिससे इकोनॉमी में पैसे का सर्कुलेशन स्लो डाउन हो गया, यानी लिक्विडिटी कम हो गई। अब लिक्विडिटी कम होने का सीधा इम्पैक्ट पड़ा इन्फ्लेशन पर और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया गया। साथ ही इस इंटरेस्ट हाइक की वजह से रूस में जो भी कैपिटल जनरेट होगा और जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसे कोई भी फॉरेन कंपनी अपने देश में नहीं ले जा सकेगी। इंटरेस्ट हाइक के साथ ही साथ रशियन सेंट्रल बैंक ने करेंसी मूवमेंट पर भी कड़ी निगरानी रखी है, जिससे रशियन एक्सपोर्टर्स और फॉरेन फर्म्स को विदेश में फंड्स ट्रांसफर करना मुश्किल हो गया। दूसरा तरीका था लूप होल्स, जिनकी मदद से रूस ने सैंक्शंस के इफेक्ट को नलिफाई करने का एक रास्ता खोज लिया। सैंक्शंस की वजह से सबसे पहले रूस के वेस्ट को ऑयल ट्रेडिंग पर एक लिमिट लगा दी गई थी, लेकिन रूस ने उस कैप को बाईपास करने के लिए एक बेहतरीन और बहुत बड़ा अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाया, जिससे वो अनइंश्योर्ड ऑयल वेसल्स की मदद से बहुत ज़्यादा सेल को जारी रख पाया। पर सोचने की बात है कि इन सभी सेल्स के बावजूद जब अकाउंट्स फ्रीज थे तो रूस बाहर से पैसे कैसे ला पा रहा था? तो यहाँ रशियन कंपनीज अकाउंटिंग लूप होल्स का यूज करके पैसे को इनडायरेक्टली अपने देश में ला पाई। इसके लिए कंपनीज नेबरिंग कंट्रीज में सब्सिडरीज के थ्रू पैसा लेकर आई, जिससे ट्रैकिंग बहुत मुश्किल हो गई और इसी तरीके से नेबरिंग कंट्रीज का यूज करके सभी फॉरेन गुड्स रूस में ट्रक्स के थ्रू ले आए गए। इससे रूस की आम जनता के लाइफस्टाइल में वॉर जारी होने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। तीसरा तरीका था इंटरमीडियरीज का यूज करना और डुअल यूज गुड्स मंगाना। डुअल यूज गुड्स ऐसे सामान को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशंस दोनों में ही किया जा सके। रूस के लिए तुर्की, चीन, सर्बिया, बल्गेरिया और इंडिया जैसे देशों ने इंटरमीडियरीज का काम किए। इन देशों ने रूस को सामान बेचना जारी रखा और साथ ही डुअल यूज आइटम्स जैसे कि माइक्रोचिप्स, कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स भी बेचते रहे, जो कि मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस बीच रूस एक वॉर टाइम इकोनॉमी की तरह फंक्शन करने लगी। पर यह वॉर टाइम इकोनॉमी क्या होती है?
वॉर टाइम इकोनॉमी उस अर्थव्यवस्था प्रणाली को कहते हैं जहां वॉर के डिमांड्स के हिसाब से चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं और उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। रूस में भी रिसोर्स रीएलोकेशन हुआ, यानी कंज्यूमर गुड्स की जगह मिलिट्री प्रोडक्शन पर फोकस किया गया। इससे सिविलियन नीड्स जैसे हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर को तो पीछे छोड़ दिया गया और अपनी प्रायोरिटी चेंज करके रूस ने मिलिट्री प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया। इसकी वजह से रूस खुद को कई क्रिटिकल एरियाज में आत्मनिर्भर बनाने में भी सफल हुआ। रूस ने एनर्जी, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों पर अपना पूरा फोकस और ग्रेटर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। अब देखिए, एक बात तो साफ है कि रूस ने कहीं ना कहीं कुछ अच्छी स्ट्रेटजीज के जरिए खुद को स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन इसके साथ ही रूस को इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज का साथ भी मिला है। चलिए समझते हैं कैसे। इंडिया, चाइना एंड यूएई हेल्पिंग मॉस्को। रूस को हेल्प करने वाली वो कंट्रीज हैं जिन्होंने वेस्ट और यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को नहीं माना है और इसी ने रशियन इकोनॉमी को सशक्त करने में बड़ी मदद की है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। डिफेंस और एनर्जी के सेक्टर्स में इंडिया ने अभी भी रूस के साथ ट्रेड को मजबूत बनाए रखा है। इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस के बावजूद रूस से लगातार हैवी क्वांटिटीज में ऑयल परचेस किया। एक समय तो रूस इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर भी बन गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस इंडिया को ये ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफर कर रहा था। ये दोनों देश मिलिट्री इक्विपमेंट और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मसलों पर भी अक्सर कोलैबोरेट करते हैं। और दोस्तों, इंडिया भी वेस्ट और मॉस्को दोनों के साथ परफेक्टली बैलेंस्ड रिलेशनशिप मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें इंडिया का बेटर डेवलपमेंट और नेशनल इंटरेस्ट भी छिपा हुआ है। दूसरी कंट्री है चाइना। जंग शुरू होने के बाद से चाइना और रशिया के बीच बायलैटरल ट्रेड का अमाउंट 7 गुना बढ़ गया है। चाइना रशिया का इस समय इकोनॉमिक रूप से सबसे बड़ा सहयोगी है और रशिया और चाइना के बीच इस बढ़ती दोस्ती के पीछे शेयर्ड इंटरेस्ट शामिल है, जैसे वेस्ट के इन्फ्लुएंस को खत्म करना, जियोपॉलिटिकली दोनों देशों की एक विचारधारा का होना और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में चाइना का रशिया में हेवीली इन्वेस्ट करना। थर्ड कंट्री है यूएई। यूएई ने एनर्जी और इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में रूस से बहुत क्लोज टाइज मेंटेन कर रखे हैं। ऑयल इकोनॉमी कहे जाने वाला यूएई अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, जो इस रिलेशनशिप को बढ़ाने में सबसे बड़ा फैक्टर है। तो ये देखते हुए कि सैंक्शंस के बावजूद वर्ल्ड की कुछ मेजर कंट्रीज आज भी रूस की हेल्प कर रही हैं, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में वेस्ट के सैंक्शंस इफेक्टिव नहीं हैं? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कंक्लूजन, लेकिन यह भी सच है कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद सैंक्शन से लेकर आइसोलेशन तक रूस और उसकी इकोनॉमी को बहुत चैलेंजेस झेलनी पड़ी, पर इन सभी बाधाओं से लड़ते झगड़ते रूस ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने का काम किया है। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करके रूस ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया है। लेकिन रूस का फ्यूचर अब जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स पर भी बहुत निर्भर करता है, जिसमें वेस्ट, चाइना, इंडिया और अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स डिट्रीमेंटल होंगे। इसलिए रूस को इसी तरह सभी प्रॉब्लम्स का डट कर सामना करना होगा, जिससे एक तरफ वो खुद मजबूत होगा, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर भी बना रहेगा। इसी के साथ हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो से जुड़े हुए फीडबैक्स आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, लेट्स क्रैक इट।